मॉर्निंग टू ऑल। अंग्रेजी सीखने के क्रम में जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में भी मैंने वोकैबुलरी पे जो है डिस्कस किया था, और वोकैबुलरी में हमने जो है इस बार जो है कोविड-19 से रिलेटेड जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, जो कि आज के टाइम पर, आज के समय में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हैं, उन पर हमने डिस्कस किया था। उन्हीं में से कुछ और शब्द मैंने जो है यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और जिनको कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो शब्द हैं, ये जो आपके वर्ड्स हैं, जैसे मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज के समय में हम जो है बहुत ज़्यादा इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से मैंने जैसे आपको बताया भी है कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि हम उनको हिंदी में बोल रहे हैं लेकिन हमें उनके अंग्रेजी पता नहीं है। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जिनकी हम इंग्लिश बोल रहे हैं, अंग्रेजी में ही हम उनको प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है उनकी हिंदी पता नहीं है। लेकिन आज चूंकि वो शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हैं, बस हम उनका प्रयोग करते जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे वायरस अगर मैं कहूं, तो ये वायरस शब्द अपने आप में बहुत पुराना है। एवनोस्की ने 1892 में इसकी खोज कर दी थी, लेकिन इतना पॉपुलर हर आदमी की जबान पर जो है वायरस शब्द पहले शायद नहीं आया होगा जितना आज जो है सुनने को मिल रहा है। ऐसा व्यक्ति भी जिसने कभी साइंस नहीं पढ़ा, जिसने कभी जो है ये जाने नहीं कि वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, लेकिन आज वो भी जो है इस शब्द के साथ कि कोरोना वायरस वायरस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। तो यही कारण है कि हमको भी जो है आवश्यकता लगी कि हमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जिन पर हमको डिस्कस करना चाहिए। तो कुछ शब्दों को हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं में कुछ और शब्द मैंने यहाँ पे जो है कलेक्ट किए हैं, जिनको कि हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। नाउ एक और शब्द मैं यहाँ पे अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ, यह है आपका सैनिटाइजर। सैनिटाइजर और सैनिटाइज में पिछली जो क्लास है उसमें मैंने डिस्कस किया था कि सैनिटाइज का मतलब होता है किसी चीज को स्वच्छ बनाना, लेकिन किस तरह से स्वच्छ बनाना कि किसी भी तरह से वो जो वस्तु है, वो जो जगह है, वो जो है जर्म्स लेस यानी कि बैक्टीरिया लेस, वायरस लेस हो जाए, यानी कि वहां पर किसी भी सूक्ष्म जीव की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। इस तरह से जब साफ सफाई कर दी जाती है तो वो सैनिटाइज कहलाता है। और उस सैनिटाइजिंग के लिए हम जिस पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है? सैनिटाइजर कहलाता है। तो सैनिटाइजर का मतलब स्वच्छ बनाने के लिए, स्वच्छ करने के लिए प्रयुक्त जो पदार्थ है उसको हम सैनिटाइजर कहते हैं। आज बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल कर दिया जा रहा है। अगला शब्द है आपका हाइजीन। हाइजीन जैसे मैंने आपको बताया था स्वच्छता विज्ञान कहलाती है। इसके द्वारा हर व्यक्ति को, हम सबको जो है नियम दे दिए गए कि हमें अपनी स्वच्छता किस तरह से रखनी है, पर्सनल हाइजीन हमें किस तरह से मेंटेन रखनी है। साथ ही साथ जो है जब हम अपने आप को स्वच्छ रखेंगे तो तभी जो है हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, बीमारियों से भी दूर रख सकते हैं। जैसे ये जो आज हाथ धुलने वाली जो बात आ रही है, हाइजीन में इस बात को बहुत पहले से बताया गया था कि हमको हर टाइम बार बार फ्रिक्वेंटली अपने हाथों को वॉश करते रहना चाहिए, क्योंकि हैंड्स आर मेन मीडियम बाय विच द बैक्टीरिया आर ट्रांसफर्ड, यानी कि हाथ जो है वो मेन जो मीडियम है, माध्यम है, जिनके द्वारा बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसीलिए लगातार जो है क्या है, रेगुलरली फ्रिक्वेंटली जो है हमको क्या करते रहना चाहिए, हैंड वॉश करते रहना। और ये सारी जो हमको नियम है ये हमको किसके द्वारा दे दिए जाते हैं? हाइजीन के द्वारा, यानी स्वच्छता विज्ञान के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, जैसे मैंने अभी बताया, देखो कि हाइजीन में भी ये बात बहुत पहले से बता रखी है कि अपने हाथों को लगातार वॉश करते रहिए। तो एक शब्द आ रखा है आपका रेगुलरली, एंड एक और है आपका थॉरोली। हैंड को वॉश कीजिए, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली एंड फ्रिक्वेंटली, यानी कि नियमित रूप से, लगातार, एंड फ्रिक्वेंटली, अच्छी तरह से, थोरोली यानी कि अच्छी तरह से आप उनको वॉश कीजिए, जिससे कि बहुत कम चांस है कि बैक्टीरिया अगर कहीं से आपके हाथ में आया हुआ तो हाथ के द्वारा बाकी शरीर के अंगों में या हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर ना करे। इससे पहले हम उसको रोक सकते हैं, राइट। तो ये आपका हाइजीन साइंस, हाइजीन जो विज्ञान है, हाइजीन जो मैं कह रहा हूं, जो स्वच्छता विज्ञान है, उसमें कहा गया है कि अपने हाथों को रेगुलरली एंड थोरोली, और आज भी हम इस बात को फॉलो कर रहे हैं कि अच्छी तरह से, थोरोली एंड रेगुलरली हैंड योर वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को अच्छे से वॉश कीजिए। एक और आ रखा है आपका शब्द, वो है आपका हैंड रब। हैंड रब का मतलब होता है कि जब हम अपने हाथों को वॉश कर रहे हैं तो रगड़ करके, यानी कि जो भी हम जो है सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किसी
केमिकल का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप अच्छी तरह से रगड़ करके, ताकि बैक्टीरिया जो है, जो वायरस है वहां पे, उस वायरस की उपस्थिति कम से कम रहे, यानी कि वायरस खत्म हो जाए, वायरस है हमारे हाथों से निकल जाए और इससे वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो हैंड रब का मतलब है हाथों को रगड़ करके साफ करने के लिए। नेक्स्ट एक और आपका आया वो आपका केस। ये शब्द बहुत ज्यादा सुनने में मिल रहा है, इतने केसेस हो गए हैं, उस स्टेट में इतने केसेस हैं, उस कंट्री में इतने केसेस हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में इतने केसेस हैं। केसेस का मतलब, केस का मतलब है मामले, या फिर इनको हमने प्रकरण भी कहा है। यानी कि इस बीमारी से जितने लोग जो है क्या चपेट में आ रहे हैं या उससे प्रभावित हो रहे हैं, चाहे भले वो सस्पेक्टेड है या फिर कंफर्म्ड है, ये बात की बात है, लेकिन केसेस जो है वो दो तरह से आ रहे हैं। यानी कि एक जो पूर्ण तरह से रोगी है और एक की जिनकी संभावना जताई जा रही है कि ये रोगी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमको सुनने में मिल रहा है कि इतने केसेस जो है बढ़ गए हैं, इतनी जो है जो हमारे पेशेंट है उनकी संख्या इतनी जो है बढ़ रही है। तो पेशेंट की संख्या को ही हम क्या बोल रहे हैं, आज केसेस का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, केस यानी कि मामले। नेक्स्ट आपका आइसोलेट, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते जा रहा है ये शब्द आज कि आइसोलेशन, आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है, आइसोलेट एक क्रिया है, देखो आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, यानी कि औरों से अलग कर देना। ये जो आपकी बीमारी है, ये जो डिजीज है कोरोना वायरस की, ये चूंकि क्या है संक्रमण यानी कि स्पर्श रोग है, फैलने आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति जो है ऐसा लग रहा है या जिसमें इस तरह के लक्षण लग रहे हैं कि इसमें बीमारी हो सकती है, उसको अन्य लोगों से क्या कर दिया जा रहा है, अलग कर दिया जा रहा है, यानी कि आइसोलेट कर दिया गया ऐसे पेशेंट को। तो आइसोलेट शब्द बहुत ज्यादा जो आज सुनने में मिल रहा है, इसका मतलब है अलग रखना, अलग करना। वैसे सेपरेट भी आता है, बट यहां पर हम आइसोलेट शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द आपका आइसोलेशन वार्ड। आइसोलेशन वार्ड, वार्ड का मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा जो है क्या कमरा, एक ऐसा जो एरिया तैयार कर दिया गया है जिसमें केवल और केवल इस तरह के लोग हैं कि जो उस बीमारी से ग्रसित है। यानी कि कुल मिलाकर के रहने के लिए बनाई गई एक अलग सी जगह, अलग कर दिया गया ना आइसोलेट। तो आइसोलेशन वार्ड भी अपने आप में अलग रहता है, यानी कि वो अन्य हॉस्पिटल से, अन्य वो जो सार्वजनिक स्थान है उनके बिल्कुल नजदीक या उनके संपर्क में डायरेक्टली उसको नहीं रखा जाता है, अलग रख दिया जाता है। तो ये है आपका आइसोलेशन वार्ड, यानी कि रहने के लिए बनाई गई अलग सी जगह। नेक्स्ट है आपका पेशेंट, यानी कि जिन व्यक्तियों में इस बीमारी के लक्षण स्पष्ट पाए जा रहे हैं उनको हम पेशेंट कह रहे हैं, यानी कि मरीज हैं। नेक्स्ट एक और शब्द जो कि बहुत ज्यादा आपको सुनने में मिल रहा है वो है आपका क्या, क्वारंटीन। कुछ लोग इसको क्वारंटाइन भी प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है इसका क्वारंटीन। क्वारंटीन का जो मतलब है, देखो हिंदी में लिखा हुआ है संगरोध। संग का मतलब होता है साथ, रोध का मतलब होता है विरोध, यानी कि साथ नहीं रहना है, अलग रहना है, यानी कि साथ रहने के लिए मना कर दिया जा रहा है। और एक और अर्थ इसका मैं बता रहा हूं वो है अस्पताल में बनाया गया एक अलग सा कमरा, एक अलग यानी कि अन्य पेशेंट से अलग करने के लिए, अन्य पेशेंट से इस तरह के पेशेंट को जो है अलग करने के लिए जो बनाया गया जो अलग सा जो कमरा है, जो स्थान है, उसको बोला गया क्वारंटीन। और क्वारंटीन का मतलब भी होता है कि इस तरह के व्यक्तियों को जिनमें रोग के लक्षण कुछ दिखाई दे रहे हैं या फिर कुछ जो है संदिग्ध केसेस हैं, तो उनको जो है अलग रख दिया गया है, अन्य से अलग कर दिया गया है, उनको साथ रहने से मना करना ही क्वारंटीन है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट। देखो टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण, यानी कि बीमारी है नहीं है इस बात की पुष्टि करने के लिए जो हम क्या कर रहे हैं, जो परीक्षण कर रहे हैं, जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, उसी के लिए ये शब्द आज इस्तेमाल कर दिया जा रहा है। और इसी टेस्टिंग से जुड़े हुए दो शब्द आ रहे हैं, वो है कि भाई टेस्टिंग हो चुकी है और टेस्टिंग की रिपोर्ट आ रही है। तो टेस्टिंग की रिपोर्ट क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब से नकारात्मक, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक। तो अगर किसी व्यक्ति में जो रोग है, जो उसका जो ये वायरस है, अगर वो वायरस पूरी तरह से पाया जा रहा है, क्लिनिकली टेस्टिंग इसकी उसकी हो चुकी है, और ऐसे में अगर वो जो है वायरस के पूरी उसमें वायरस के लक्षण और वायरस उसके अंदर है, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है। लेकिन यदि उसमें वायरस की उपस्थिति नहीं, उसकी बॉडी में अगर वायरस देखने को हमें नहीं मिल रहा है टेस्टिंग के बाद, तो ऐसे में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है। यानी कि हो सकता है उसको ऐसे सिम्टम्स लग रहे हो, लेकिन कुल मिलाकर के इस वायरस के नहीं हो सकते, किसी और चीज के हो सकते हैं। फिलहाल इस वायरस की रिपोर्ट उसके नेगेटिव है। लेकिन
लेकिन अगर पूरी तरह से वायरस की उपस्थिति उसके शरीर में देखी जा रही है तो समझ लीजिए कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो ये शब्द भी बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि रिपोर्ट जो है रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट जो नेगेटिव है, रिपोर्ट पॉजिटिव है, इतने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये शब्द भी बहुत ज्यादा पॉपुलर। एक और शब्द मैंने यहां पे लिया वो आपका रैपिड। रैपिड का मतलब होता है वैसे तेज, तीव्र, लेकिन यह शब्द इस्तेमाल कर दिया जा रहा है आज कि रैपिड टेस्टिंग कर दी जाए। गवर्नमेंट इस चीज पे जोर दे रही है कि जितना ज्यादा हो सके रैपिड टेस्टिंग को जो है हमें प्रमोट करना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग। एक दिन में अगर अधिक से अधिक लोगों की हम टेस्टिंग करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों का पता लग जाएगा कि ये जो है क्या वायरस से प्रभावित है और ये नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जिनमें हमें वायरस की उपस्थिति लग रही है, जिनमें वायरस की पुष्टि हो गई है, कम से कम उन लोगों को हम अलग कर दिया जाए, उन लोगों को जो है क्या आइसोलेट कर दिया जाए, ताकि वो अन्य लोगों में, अन्य जो कम्युनिटी है जहां पर के वो रह रहे थे, ये वायरस अन्य लोगों में न पहुंच पाए। तो रैपिड टेस्टिंग यानी कि बहुत जल्दी जल्दी टेस्टिंग करना, बहुत ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में करना। ओके, अगला एक शब्द आया वो है आपका डिस्चार्ज। वैसे डिस्चार्ज अधिकांशतः ये शब्द जो है हम कहते हैं कि हॉस्पिटल से हम डिस्चार्ज हो गए हैं। डिस्चार्ज का मतलब वैसे रिहाई या फिर मुक्ति होता है। तो ये शब्द आजकल भी सुनाई दे रहा है कि भैया उनको जो है क्वारंटीन कर दिया गया था, उनको आइसोलेशन वार्ड में रख दिया गया था और अब वो ठीक हो गए, रिकवर हो गए, तो अब उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो डिस्चार्ज का मतलब है कि उस अस्पताल से, उस जगह से उनको छुट्टी दे दी गई है, रिहाई कर दी गई है, उनको मुक्ति दे दी गई है और अब वो अपना घर जा सकते हैं, रह सकते हैं जहां पर पहले से रह रहे थे। यही शब्द एक और जैसे अभी मैंने इस्तेमाल भी किया रिकवरी। वैसे रिकवरी का जो एक्चुअल जो शाब्दिक अर्थ है वो होता था वसूली। ये शब्द हम अब तक इस्तेमाल करते थे कि भाई बैंक वाले जो है रिकवरी करते हैं या फिर सरकार जो है सारी चीज की रिकवरी कर लेती है। तो अगर किसी व्यक्ति ने जैसे बैंक से लोन ले रखा था, कर्जा ले रखा था और अगर उसने समय पर उस कर्जे को नहीं चुकाया है, उसके बाद एक दो नोटिस के आने पर भी अगर उसने जो है इस बात को अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है, सीरियसली इस चीज पे जो है वो नहीं कर रहा है, लापरवाही अगर बरत रहा है, तो ऐसे में बैंक क्या करता है, वसूली करता है, यानी कि उसके पास जो भी संपत्ति है उस संपत्ति को छीन लेगा। तो ये वसूली, रिकवरी, ये शब्द पहले ऐसा था, लेकिन आज ये शब्द रिकवरी जो है हम वसूली को तो नहीं बोलेंगे। यहां पर एक और शब्द मैंने लिखा जो है स्वास्थ्य प्राप्ति, आरोग्य प्राप्ति, यानी कि स्वास्थ्य लाभ आपको हो रहा है। बहुत सारे लोग जिनमें भी इस बीमारी के लक्षण थे, लेकिन उन्होंने क्या थोड़ा सा ध्यान दिया, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी रही और कुछ दिन बाद वो वापस जो है जो वायरस उनके अंदर दिख रहा था वो खत्म हो चुका था, यानी कि वो पुनः जो है स्वस्थ हो गए थे। तो इस चीज को ही हमने बोला कि ये रिकवरी है, यानी कि पुनः स्वस्थ हो जाना, स्वास्थ्य लाभ, आरोग्य प्राप्ति, रिकवरी। जैसे इंडिया में एक और चीज कही जा रही है कि इंडिया का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, यानी कि इंडिया में लोग जो है इस बीमारी से ज्यादा संख्या में ठीक हो रहे हैं एज कंपेरेटिवलिटी अन्य कंट्रीज के। तो रिकवरी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है आज के डेट में। एक अन्य जो शब्द मैंने और लिया वो है आपका सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड एंड उसके साथ एक और है आपका कंफर्म्ड। जैसे अभी मैंने कहा वायरस के लिए जो है टेस्टिंग कर दी जा रही है कि भाई इसमें जो है क्या वायरस है, नहीं है, वाकई जो है ये बीमारी जो है इस वायरस के कारण से किसी अन्य के कारण से, तो क्लिनिकली प्रूफ जो दे दिया जा रहा है, यानी कि जो पुष्टि कर दी जा रही है, उसमें ये दो शब्द बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो जिन व्यक्तियों में टेस्टिंग के बाद ये पता चल गया कि इनमें वायरस है, ये बिल्कुल पॉजिटिव है, ऐसे केसेस को, ऐसे मामलों को हम बोलने के कंफर्म्ड हैं, यानी कि इनमें बीमारी है। लेकिन ऐसे लोग जो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आए होंगे जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, लेकिन उनका भी टेस्टिंग नहीं हो पाया, उनका भी पता नहीं लग पाया कि ये जो है ये पॉजिटिव है कि नहीं है ना, या इनका क्या है। तो ऐसे केसेस को हम क्या बोल रहे हैं, संदिग्ध, यानी कि कांटेक्ट में आने वाले जो पर्सन है, किसी पॉजिटिव वाला जो पेशेंट है, यानी कि वायरस से जो पॉजिटिव पेशेंट है, वो जो है उसके संपर्क में जो लोग आ रहे हैं, जिनके की अभी टेस्टिंग, जिनके जो है अभी टेस्ट नहीं करा दिया गया, उनको हम क्या बोल रहे हैं, सस्पेक्टेड। यानी कि सस्पेक्टेड केस जो है अभी इतने हैं, संदिग्ध है, यानी कि कुल मिलाकर के अभी डाउटफुल है, हमें लग रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इम्यूनिटी। कुल मिलाकर के इस बीमारी में सारा खेल जो देखा जा रहा है वो क्या है, इम्यूनिटी का है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो समझ लीजिए कि आप वायरस से ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, यानी कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप इसका असर कम देखने को मिलेगा। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है शरीर की प्रतिरक्षी क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता हर व्यक्ति के अंदर होती है वैसे, लेकिन होता क्या है कि किसी किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति में जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके अंदर, जिसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है,
ऐसे व्यक्ति को जो है रोग कम लगते हैं या वो बीमार कम पड़ता है। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो कमजोर होते हैं, उनको बहुत जल्दी जल्दी रोग पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां लग जाते हैं, देखते देखते सर्दी जुकाम लग जाता है, देखते देखते पता नहीं का फिर बुखार आ गया इनको। यानी कि बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने का मतलब है इम्यूनिटी वीक होना, यानी कि शरीर की प्रतिरक्षी क्षमता कम होना। अब बात आई कि ये जो हमारी इम्यूनिटी है, ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो है कुछ एंटीबॉडीज होते हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, बीमारी से लड़ती हैं। तो अगर हमारी एंटीबॉडीज स्ट्रांग होंगी तो बीमारी हार जाएगी और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर हमारी एंटीबॉडीज कमजोर होंगी तो बीमारी हम पे हावी हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम जो है बीमार पड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इम्यूनिटी जो होती है ये शरीर की रोग प्रतिरक्षी क्षमता है। और अगर हम जो है अपनी जो शरीर की जो इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, इसके लिए हमारा जो खान पान है वो बहुत सही होना चाहिए, बैलेंस डाइट हमको लेनी चाहिए, हमारा जो नित्य जो अपना वो क्या है रूटीन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें जो है जो मतलब ऐसी जो बुरी चीजें हैं, यानी कि खासकर जैसे हमें जो है ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य वर्धक नहीं है। ऐसी चीजों का सेवन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो अवश्य ही हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। तो कुल मिलाकर के हम स्वयं में भी अपने रोजमर्रा में जो हमारा डेली रूटीन है, जो हमारा खान पान है, इससे भी हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं। कुल मिलाकर के हमें अपने नित्य जो रूटीन है उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। एक और शब्द आया आपका प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब लिखा है एहतियात या फिर पूर्वोपाय, यानी कि पहले से ही सावधान हो जाइए, पहले से ही आप सुरक्षा बरतिए, जिससे कि आप बीमारी से ग्रसित होने की जो संभावना बहुत कम हो जाएगी। आप अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर लगभग लगभग सभी जगह ये बीमारी फैली हुई है। तो हमें जो है इस माहौल से, इस वातावरण से अपने आप को अगर बचाना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एहतियात, कुछ प्रिकॉशंस यानी कि हमें लेने पड़ेंगे, राइट। और अगला शब्द आया आपका अलर्ट। जैसे अभी मैंने कहा लास्ट जो क्लास मैंने आपको वोकैबुलरी की दी है उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे आए थे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं, है ना। सरकार जो है अलग अलग तरह की गाइडलाइंस को समय समय पे चेंज भी कर रही है, जैसे जैसे वो जो है कुछ चीजों को देख रही है कि क्या हो रहा है, कौन सी चीज बढ़ रही है ना। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट भी कह रहे हैं कि आप अलर्ट रहिए, सजग रहिए। ये मत सोचिए कि यहाँ पर बीमारी नहीं है, कहीं भी किसी भी व्यक्ति पे हो सकती है। कई बार एकदम सामने पे देखने से पता नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद पता लग रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो संक्रमित है, राइट, वो इन्फेक्टेड है। तो इसीलिए कुल मिलाकर के हर पर्सन को अलर्ट रहना है। तो अलर्ट जो शब्द इस्तेमाल आज कर दिया जा रहा है इसका मतलब है सजग। नेक्स्ट आपका पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस का मतलब सार्वजनिक स्थान, ऐसी जगह जहां पर कि हर कोई जा सकता है, यानी कि जैसे बाजार हो गया या फिर पार्क होते हैं, किसी के लिए भी वहां पर कोई रोक टोक नहीं, कोई भी व्यक्ति वहां पे जा सकता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है कि जो आपके पब्लिक प्लेसेस है वहां पर हमको इकट्ठा नहीं होना है, लोगों को वहां पर अपना क्या, जिसको हम बोल रहे हैं कि भीड़ नहीं करनी है। भीड़ के लिए एक और शब्द मैंने यहाँ पे लिखा गैदरिंग, यानी कि लोगों को वहां पे इकट्ठा नहीं होना है। गैदरिंग का मतलब जनसमूह, जनसैलाव वहां पे नहीं करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी ही ज्यादा इस बीमारी के फैलने के चांसेस है। क्योंकि बीमारी का मेन कारण क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार जो पब्लिक एरियाज हैं उनमें हमको गैदरिंग नहीं करनी, यानी कि पब्लिक एरिया में जो गैदरिंग है वहां पर उस चीज को आपको अवॉइड करना है। अवॉइड का मतलब होता है रोकना है, त्यागना है, ऐसी जगहों पे नहीं जाना है, ऐसी सभाएं अटेंड नहीं करनी है, इस तरह का जो क्या, इस तरह की भीड़ नहीं करनी है, इस तरह की भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी है। ये जो है सरकार की गाइडलाइंस है और हम सबको इसका पालन करना, हमें इन सब बातों को फॉलो करना है। तो पब्लिक प्लेसेस यानी कि सार्वजनिक स्थान, और दूसरा जैसे गैदरिंग यानी कि जनसमूह। नेक्स्ट एक और शब्द आया आपका वार। वार का मतलब होता है युद्ध। तो आज की जो स्थिति है कहीं ना कहीं एक युद्ध की जैसी स्थिति है। हर कोई व्यक्ति जो है इस वायरस से, इस बीमारी से लड़ रहा है। और देखा जाए अगर हम इस स्थिति को ये कहें कि ये एक वर्ल्ड वार है, यानी कि विश्व युद्ध है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। सिर्फ अंतर इस बात का है कि ये जो आपका विश्व युद्ध है इसमें सारा विश्व एक तरफ है और एक वायरस आपका एक तरफ है, यानी कि सारे विश्व की लड़ाई एक वायरस के साथ है। तो अपने आप में देखा जाए सारी कंट्री जो है लड़ रही हैं, तो अपने आप में एक वर्ल्ड वार ही है। तो देखा जाए बीमारी को देख करके, जिस तरह से ग्लोबली मैंने कहा था कि ये बीमारी फैल चुकी है, विश्व के हर जगहों में जो है ये बीमारी फैल चुकी है और हर कंट्री जो है इससे जो है फाइट कर रही है, लड़ रही है, तो अपने आप में एक तरह का युद्ध ही है।
नेक्स्ट एक और शब्द, बहुत ही अच्छा शब्द है ये आपका वॉरियर, कोरोना वॉरियर, ये शब्द बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। कई बार आपने देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कई तरह के टास्क जो है हमको दिए हैं, कई बार अपनी स्पीच में इस चीज को बोला है कि जो भी कोरोना वॉरियर हैं हम सभी लोग क्या करें, उनका सम्मान करें, उनको थैंक यू बोलें और उनका जो है क्या आदर करें, और जहां भी वो मिलते हैं उनके लिए हम क्या सल्यूट करें, क्योंकि वो जो वॉरियर वहां बोला जा रहा है यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उस लड़ाई में बिल्कुल सूरवीर योद्धा बन के उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वैसे तो हर व्यक्ति लड़ रहा है, लेकिन ये लोग वो हैं कि जो बिल्कुल आगे खड़े हैं और तब जाकर के उस बीमारी से लड़ रहे हैं। आखिर ऐसे लोग जो कि पेशेंट के साथ जो अपना समय दे रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी देख रेख कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल के कर्मी हैं या फिर पुलिस कर्मी हैं, ये लोग भी क्या कर रहे हैं, इस युद्ध में कहीं ना कहीं बिल्कुल योद्धा की तरह, शूरवीर की तरह अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो अपने आप में ऐसे लोग जो हैं वो क्या है, कोरोना वॉरियर है। तो वॉरियर का मतलब होता है योद्धा, शूरवीर जो उस युद्ध को लड़ रहा है। नेक्स्ट एक और शब्द है आपका अनलॉक। अनलॉक का मतलब होता है खोलना। देखो लॉक का मतलब होता है बंद करना, जैसे ताला है, ताला बंद करना यानी कि लॉक, लेकिन खोलना यानी कि अनलॉक। लेकिन अनलॉक तभी होगा जब पहले लॉक किया होगा, राइट। अगर आपने ताला बंद किया होगा तभी तो आप खोलेंगे उसको। यानी कि हमारे कंट्री के अंदर भी जैसे आपने देखा, पिछली जो आपने जो वोकैबुलरी क्लास थी मैंने उसमें डिस्कस किया था लॉकडाउन, तो इंडिया के अंदर भी कामकाज जो था वो सब बंद कर दिया गया था, हर जगह पर बंदी का ऐलान कर दिया गया था, ये था आपका लॉकडाउन। लेकिन समय को देख करके, धीरे धीरे स्थिति को देख करके सरकार ने एक और डिसीजन लिया कि अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू कर दी जाए। तो अनलॉक का मतलब है पुनः खोल देना, यानी कि वापस जो है जो कामकाज है धीरे धीरे उसको खोलना, और स्थिति को देख करके अलग अलग जगहों पे जैसे जहां पर स्थिति है कामकाज को खोला जा रहा है। एक और शब्द आगे आपको देखने को मिला वह स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब है भूखमरी। अब देखिए मैं इस शब्द को यहाँ पे क्यों लाया हूं, क्यों मैं डिस्कस करा रहा हूं कि गवर्नमेंट अगर जो है अनलॉक का जो है ऐलान न कर दे, अनलॉक की प्रक्रिया को अगर शुरू न कर दे, तो ऐसे केसेस देश के अंदर बन सकते थे कि हर बहुत सारे व्यक्तियों के पास खाना खाने के लिए, अपनी रोजी रोटी जो चल रही थी उसके लिए अर्निंग पैसा नहीं होता। तो इस स्थिति में धीरे धीरे ऐसी स्थिति सिचुएशन बन जाती कि भुखमरी की नौबत आ सकती थी। तो जो भुखमरी है उसको हम बोल रहे हैं स्टारवेशन। हालांकि STARVE, स्टार्व का मतलब है किसी को भूख से मारना, लेकिन स्टारवेशन यानी कि भुखमरी। हालांकि कई बार अकाल, सूखा, इन चीजों से भी जो है भुखमरी के केसेस देखे जाते हैं, फेमिन वगैरह ऐसे शब्द भी इस्तेमाल कर दे जाते हैं, बट बहुत ही पॉपुलर एक शब्द है आपका स्टारवेशन, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट योरसेल्फ। प्रोटेक्ट का मतलब है रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए, योरसेल्फ अपनी स्वयं के। आज जो है जो देश में अनलॉक की प्रक्रिया जो सरकार ने जो शुरू कर दी है उसमें एक ही चीज बोल दी जा रही है कि हर व्यक्ति जो है अपनी स्वयं सुरक्षा करे, यानी कि प्रिकॉशंस है उनका जो है ध्यान रखे, पहले से सावधानी बरते, अलर्ट रहे, साथ ही साथ जो है जो भी गाइडलाइन दे दी जा रही है उनको फॉलो करे, क्योंकि कामकाज भी चलता रहेगा साथ साथ, लेकिन बीमारी का भी ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के आज एक ही चीज बोली जा रही है कि स्वयं की रक्षा कीजिए, यानी कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ। बहुत ही अच्छा फ्रेज है, याद रखिए, इसको इस्तेमाल कीजिए। प्रोटेक्ट योरसेल्फ, स्वयं की रक्षा कीजिए और कामकाज करते रहिए और बीमारी से भी आप सतर्क रहिए। नेक्स्ट है आपका बूस्ट। बूस्ट का मतलब है और अधिक बढ़ाना या मजबूत कर देना। यह शब्द भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। कहां पर? ये जो है हमको खासकर आजकल जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं उन प्रोडक्टों को जो एडवर्टाइज कर दिया जा रहा है उसमें यह शब्द बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, लेकिन यहां पर जो है जो आपको जो है जो अलग अलग तरह के जो एडवर्टाइज आ रहा है उनमें जो है आज मार्केट में बहुत ज्यादा बोला जा रहा है कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए, इम्यूनिटी को और ज्यादा मजबूत कीजिए, स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि एकमात्र बस बात अटक गई है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको कुछ नहीं होगा, इम्यूनिटी वीक है तो आपको जरूर आप बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। तो इस स्थिति में आज के डेट में क्या होने लगा, मार्केट में ढेर सारे प्रोडक्ट बिकने लग गए। नई नई कंपनियां जिन्होंने कि अब तक जो है कभी अपना इस तरह के प्रोडक्ट बनाए भी नहीं थे वो भी इस तरफ आने लग गई हैं और बस अपने एडवर्टाइज में इस शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। बूस्ट योर इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी को और अधिक बढ़ाइए और अधिक उसको मजबूत कीजिए। तो बूस्ट का मतलब है और अधिक बढ़ाना। अगला है आपका गिलोय। ठीक इसी से रिलेटेड एक शब्द आया। आज की डेट में आयुर्वेद यूनानी पद्धति में बहुत ज्यादा इसको वो कर दिया जा रहा है कि गिलोय एक ऐसा हमारा प्लांट है
कि जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बढ़ाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, अलग-अलग तरीकों से इसका इस्तेमाल कर दिया जा रहा है। कहीं पर इसका जो है जूस, सूप ऐसा कुछ निकाल करके लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पर इसकी कुछ गोलियाँ टाइप में जो है बन के आ रही हैं, गिलोय घनबट्टी, ऐसा बहुत सारे ऐड जो है आज आपको देखने को, सुनने को मिल रहे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के इस प्लांट की जो खासियत है, एक्चुअली इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारी एंटीबॉडीज को डेवलप करता है, रोग की प्रतिरक्षी क्षमता को बढ़ाता है। तो इस स्थिति में ये जो आपका है ये प्लांट, ये बहुत ज़्यादा आजकल डिस्कस में, ये आज को सुनने को आपको मिल रहा है। गिलोय का इस्तेमाल कीजिए, और गिलोय क्या कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है और अधिक मजबूत कर रहा है। तो गिलोय जो शब्द है उसको हमने गिलोय, या फिर इसका एक आपका बॉटनिकल नेम जिसको हम बोलते हैं वानस्पतिक नाम। विज्ञान में जंतु और जो वनस्पति है उनके अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं, जो कि उनकी फैमिली, क्लास, हर एक चीज को बताने के लिए पूरा डिटेल जो है मिल जाती है। तो प्लांट की यदि बात करते हैं तो उनका होता है बॉटनिकल नेम, यानी कि वानस्पतिक नाम। तो इसका वानस्पतिक नाम यहाँ पे जैसे है टेनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ये इस नाम से इसको जो आप सर्च भी कर सकते हैं, या जहां पर भी इसकी डिटेल आपको मिल रही है जरूर ये शब्द इस्तेमाल कर दिया गया होगा। इससे ही क्लियर आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि ये प्लांट है गिलोय। एक और नाम इसको दे दिया गया वैसे, वो है आपका हार्ट लिव्ड मोन सीड, यानी कि इसकी जो पत्तियां हैं इस प्लांट की, वो हार्ट यानी कि हृदय के आकार के, इस तरह के शेप की है, इसलिए भी इसको ये नाम दे दिया गया। तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आज गिलोय, हर जगह सुनने को मिल रहा है कि गिलोय का इस्तेमाल कीजिए, इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपका डिकॉक्शन। तो गिलोय का काढ़ा आजकल लोग जो है बहुत ज्यादा घरों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आयुर्वेदिक जो अस्पताल है वहां पर जो है लोगों को दिया जा रहा है बहुत ही कम रेट में, ताकि इम्यूनिटी बनी रहे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और वायरस से बचाया जा सके। तो वो जो काढ़ा है, वो जो क्वाथ है, उसको एक शब्द हम अंग्रेजी में बोलते हैं, वो जो इस्तेमाल करते हैं वो आपका क्या, डिकॉक्शन। हालांकि एक्सट्रैक्ट भी आप बोल सकते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब है उसका पूरा जूस निकाल देना, उसका पूरा रस निकाल देना अलग, लेकिन डिकॉक्शन बहुत ही अच्छा शब्द है, आप इसको याद रखिए। यानी कि गिलोय का आप जो काढ़ा, जो क्वाथ आप ले रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं कि गिलोय का क्या है, ये डिकॉक्शन है। नेक्स्ट है आपका बेसिल। साथ ही साथ गिलोय के साथ साथ बेसिल का भी बहुत ज्यादा सुनने में मिले। बेसिल का मतलब होता है तुलसी। हालांकि घरों में भी हम तुलसी का जो है इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो है घरों में हमने लगा रखी होती है, सुबह शाम हम उसमें कई बार पूजा वगैरह करते हैं। वो जो तुलसी है उसको, उसका सही नाम वैसे होली बेसिल है। होली का मतलब पवित्र, वो केवल और केवल पूजा वगैरह पर्पज के लिए इस्तेमाल कर दी जाती है। और बाकी जो नॉर्मल जिसको हम बेसिल बोल रहे हैं वो आपका मेडिकल उसमें इस्तेमाल कर दी जाती है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होती है, उसकी थोड़ा पत्तियां भी काफी चौड़ी होती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो आपका बेसिल है, ये जो आपकी तुलसी बोली जा रही है, इसका भी कई लोग काढ़ा बना करके आज इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आप को बीमारी से बचा रहे हैं, इसलिए ये शब्द यहाँ पे आया। एक और शब्द यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट, जैसे अभी मैंने कहा कि गिलोय का इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, या फिर आपका बेसिल का इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, या फिर आज मुलेठी का इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, या फिर मिंट का इस्तेमाल कर दिया जा रहा है। ये सब चीजें जो आज आदमी अपने को बचाने के लिए, इस बीमारी से बचाने के लिए जो आज ले रहा है, वो क्यों ले रहा है, क्योंकि इन इन ये जो चीजें हैं, गिलोय, बेसिल, मिंट, पुदीना, इनमें आपका क्या है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा, यानी कि प्रति उपचायक, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ये हमको प्रदान करती है, इसलिए इनका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। एक और शब्द आया वैक्सीन, बार बार बोला जा रहा है, कई बार तो कई तरह की न्यूज आ गई, वैक्सीन बन गई, वैक्सीन बन गई, उस कंट्री ने बना दिया, ये बना दिया, कुछ दिन बाद पता लग गया कुछ नहीं बना। वैक्सीन का मतलब होता है आपका टीका, यानी कि एक होता है दवाई, वो अलग चीज है। टीका क्या करता है, टीका जो है ये भी एक तरह का, मतलब लगा लो कि इस तरह का जो है एक मेडिसिन की एक ऐसी मात्रा जो किसी भी बीमारी से पहले ही हाँ लोगों को जो है दे दी जाती है, और जिससे कि हमारे शरीर के अंदर उस दवाई से क्या हो जाता है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और जब वो बीमारी हमको लगती है तो हम उससे प्रभावित नहीं होते। हमारे शरीर के अंदर उस वैक्सीन से, उस टीके से जो एंटीबॉडीज बन गई है, वो अपने आप ही उस बीमारी को खत्म कर देते। इस बात को और अच्छा समझने के लिए, जैसे आप देखो कि हम मनुष्यों में जो है ह्यूमन में एक और कॉमन चीज आपको देखने को मिलता था, मीसल्स होता है, खसरा जिसको हम बोलते हैं, माता। तो पहले जो है बहुत कठिनाई से ये बीमारी होती, मतलब इसमें आदमी को निकलना पड़ता था, झेलना पड़ता था, कई दिन तक प्रभावित होता था। लेकिन जब से इसका टीका आया, अब पता ही नहीं चलता कि बच्चों को कब ये आसानी से हो जाता है, यानी कि क्योंकि वो बीमारी इस जीवन में एक बार जरूर होनी है ना, वो शरीर की इस तरह की कुछ गंदगी है जिसको बाहर निकलना है। तो
टीके की मदद से, वैक्सीन की मदद से वो बहुत ही ईजिली जो है अब हो जाता। तो ठीक आज भी जो है सारी कंट्रीज, सारे जितने साइंटिस्ट हैं लगे हुए हैं कि इसकी एक वैक्सीन निकाली जाए। फिर उस वैक्सीन के इस्तेमाल से हर व्यक्ति को जब उस वैक्सीन को दिया जाएगा तो अपने आप कभी भी फॉर फ्यूचर भी अगर ये बीमारी कभी दोबारा आई तो कोई भी असर नहीं होगा, हम सुरक्षित रहेंगे। तो हम सभी अभी स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द वैक्सीन। हम सभी जो है वैक्सीन के लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि देखते हैं कब तक वैक्सीन आती है, क्योंकि शायद इसका जो एक कंप्लीट जो एक सॉल्यूशन अगर इस बीमारी का है तो वो यही है कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है। और एक और शब्द मैंने यहाँ पे लिया है वो आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कि सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है। गवर्नमेंट जगह जगहों पे इस तरह के हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र खोल रही है जो केवल और केवल इस बीमारी के जो पेशेंट है उन पेशेंट को रखने के लिए, क्या, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ रही है। अभी एक ही झटके में जो है 15 लोग मिल गए, अभी एक ही जगह जो है 40 लोग मिल गए। इस स्थिति में कहाँ रखा जाएगा इतने सारे लोगों को? अगर हमारे जो सिविल हॉस्पिटल अगर उन जगहों पर रख दिया जाए तो वहां फिर भीड़ हो जाएगी। ऐसे में सामान्य बीमारी से अगर कोई पर्सन अगर ग्रसित होता है वो कहां जाएगा, फिर उसको हम कहां रखेंगे? इसीलिए गवर्नमेंट अलग अलग जगहों पे इसके लिए जो स्वास्थ्य केंद्र बना रही है उनको लिए हमने क्या कहा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक क्या है, स्वास्थ्य केंद्र। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आज की डेट आजकल जो है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है कोविड-19, इससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द जैसे मैंने बताया, बहुत सारे ऐसे हैं हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हमें हिंदी पता नहीं थी, और हम हिंदी बोल रहे हैं लेकिन हमको अंग्रेजी पता नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं अभी जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने अपना एक स्लोगन दिया कि हमें जो है वोकल टू लोकल होना है। तो वोकल टू लोकल क्या चीज है? अगली बात प्रवासी, अगली बात कि पलायन हो रहा है, रिवर्स माइग्रेशन देखा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको कि मैं अगली क्लास में भी डिस्कस करूंगा। इसके लिए आप नेक्स्ट क्लास में भी मेरे साथ बने रहिए। साथ ही साथ इन शब्दों को आप लगातार क्या है, रिवीजन करते रहिए, अपना यूज कीजिए। जब भी आप किसी शब्द को सुन रहे हैं, अगर अंग्रेजी में सुन रहे हैं तो हिंदी उसकी याद कीजिए, हिंदी में उसको थोड़ा सा बोलिए, हिंदी अगर सुन रहे हैं तो तुरंत उसकी अंग्रेजी भी बोलिए। ऐसे में वो शब्द आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से। और चूंकि ये आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं इसलिए आपको अलग से रटने की जरूरत भी नहीं है, इनको अलग सा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है, राइट। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा एक और क्लास में इसी तरह के जो शब्दावली, जो वोकैबुलरी है उसको मैं अभी जो है तैयार करूंगा, कुछ दिन बाद आपको मिलेगी। उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का जितने भी नोटिफिकेशन है आपको आसानी से मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।